देखो आज जो मैं तुम लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। क्या है ये, इसमें हर तरीके का सेंटेंस दिया हुआ है। मैंने एक पैसेज लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसी एक छोटा सा कहानी टाइप का मैं बनाकर डाल दिया हूँ। और इसमें जो है कि ये वही चीज़ें हैं जो मैंने तुम्हें पहले पढ़ा दिया। जैसे देयर का यूज़ है, जीरो वर्ब का यूज़ है इसमें, ठीक है, टेंस का यूज़ है इसमें। ये सब मिला जुला करके मैंने एक कहानी टाइप का लिखा है। अब इस कहानी में तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। न केवल तुम ये जानोगे कि सेंटेंस मेकिंग कैसे होता है, बल्कि तुम ये भी जानोगे कि वर्ड्स, जो प्रॉपर वर्ड्स होते हैं किसी भी चीज़ का, वो क्या होता है। यानी तुम वोकैबुलरी भी अपना यहाँ पर बिल्डअप करोगे, ठीक है। तो देखो हम लोग चलते हैं। प्राचीन काल में एक राजा था। मेरे ख्याल से शायद ये राजा शब्द तुम लोगों को दिख नहीं रहा होगा, शायद लाइट यहाँ पे आ गया है, ठीक है। प्राचीन काल में एक राजा था, ठीक है। यहाँ पे प्राचीन काल में के बाद क्या लिखा हुआ है, एक राजा था। देखो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, एक राजा था, है ना, समझ लो। प्राचीन काल में, है ना, काल में एक राजा था, यही सेंटेंस ऊपर लिखा हुआ है। हमें सेंटेंस को क्या करना है, हमें सेंटेंस को बनाना है, ठीक है। एक हम स्टोरी बना रहे हैं। देखो यहाँ पे चीज़ों को सीखते जाना, ठीक है। प्राचीन काल में एक राजा था, प्राचीन काल में को छोड़ दो, ठीक है, प्राचीन काल में के छोड़ दो। सिर्फ अगर तुम ये बनाओ कि एक राजा था, तो ये किस टेंस में बनेगा, किस से बनेगा, ये टेंस का है भी या नहीं है, ये चीज़ को भी देखो। एक राजा था, क्या ये टेंस का है, ये टेंस का नहीं है, ये टेंस से बाहर का है। टेंस से बाहर का मतलब क्या हुआ, देखो टेंस से बाहर तो कोई चीज़ नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये जो चीज़ें हैं, एक राजा था, ये दरअसल देयर के प्रयोग से बनेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है कि कोई क्रिया नहीं है, ठीक है। एक राजा था, केवल राजा का एग्जिस्टेंस है। तो हमें कंसीडर क्या करना है, एक राजा था, ठीक है ना। तो एक राजा था, तो प्राचीन काल में, तो प्राचीन काल में का अंग्रेजी या तो तुम शुरू में ही दे दो और नहीं तो सीधे तुम अंत में दे दो। तो देखो मैं सेंटेंस बनाने जा रहा हूं। इन एंशिएंट टाइम, अब तुमने ये सीखा क्या, तुमने ये सीखा कि प्राचीन काल में की अंग्रेजी जो होती है वो इन एंशिएंट टाइम होती है, ठीक है। इन एंशिएंट टाइम एक राजा था, तो एक राजा था का मतलब क्या हुआ, देयर वाज अ किंग, यानी इन एंशिएंट टाइम देयर वाज अ किंग, ठीक है। अब फुल स्टॉप डाल दें, देयर वाज अ किंग। तुम चाहते तो तुम ऐसे भी लिख सकते थे कि देयर वाज अ किंग इन एंशिएंट टाइम, ठीक है। तो इन एंशिएंट टाइम देयर वाज अ किंग या देयर वाज अ किंग इन एंशिएंट टाइम, दोनों सही है। चलो अब अगला है, उसका नाम राजेश्वर था। उस राजा का नाम क्या था, उसका नाम राजेश्वर था, जीरो वर्ब का आ गया। तो पहले एक चीज को देखते हैं हम लोग, इन एंशिएंट टाइम। तुमने क्या सीखा यहाँ पे, इसको अलग से नोट करो कि इन एंशिएंट टाइम का मतलब क्या होता है, प्राचीन काल में, ये याद रखना है ना, प्राचीन काल में, प्राचीन काल में, ठीक है ना। ये चीज अलग से याद रखना, और मैं इसे मिटाता भी जाऊंगा, तुम लोग लिखते जाना, ठीक है, ठीक है। तो है ना, इन एंशिएंट टाइम देयर वाज ए किंग, देखो ए मैंने छोड़ दिया है ना, हमें ए लिखना है ना। तो देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ किंग इन एंशिएंट टाइम, देयर वाज अ किंग। उसका नाम राजेश्वर था, उसका नाम राजेश्वर था का मतलब हिज नेम वाज राजेश्वर, ठीक है, हिज नेम वाज राजेश्वर। देखो कितना छोटा छोटा सेंटेंस में बता रहा हूं। वह एक दयालु दिल वाला व्यक्ति था, ठीक है, वह एक दयालु दिल वाला व्यक्ति था। इसे मैं मिटा दे रहा हूं, तुम लोगों ने लिख लिया होगा कि प्राचीन काल में की अंग्रेजी क्या होता है, वेरी गुड। तो यहां पे देखो उसका नाम राजेश्वर था, हिज नेम वाज राजेश्वर। वह एक दयालु दिल वाला व्यक्ति था, ही वॉज, देखो यहां पे, ही वॉज अ काइंड हार्टेड पर्सन लिख सकते हो तुम, या मैन लिख सकते हो। ही वॉज अ काइंड हार्टेड पर्सन। देखो दयालु और दयालु दिल वाला, जब केवल शब्द दयालु हो, ठीक है, तो काइंड ही से काम हमें चल जाएगा, लेकिन दिल वाला आ गया इसलिए हमने काइंड हार्टेड लिखा। यानी तुम यहां पे एक वर्ड सीख रहे हो, काइंड हार्टेड। काइंड हार्टेड का मतलब क्या होता है, क्या होता है, दयालु दिल वाला, दयालु दिल वाला। अच्छा, अगर केवल दयालु की बात होती, केवल दयालु की अंग्रेजी लिखनी होती, तो हम कई चीजें लिख सकते थे।
काइंड लिख सकते थे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग इसे जो है कि और क्या लिख सकते थे, जेनरस लिख सकते थे, जेनरस भी लिख सकते थे, काइंड, जेनरस, ठीक है। दयालु, उदार, मतलब इस तरीके से। तो मैंने लिखा सेंटेंस कि ही वॉज अ काइंड हार्टेड पर्सन। हम चाहते तो हिंदी में लिखते कि वह एक दयालु दिल वाला राजा था। यहाँ पे व्यक्ति की जगह राजा भी लिख सकते थे, लेकिन बार बार राजा आता तो ये अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैंने व्यक्ति लिख दिया, ठीक है ना। तो ही वॉज अ काइंड हार्टेड पर्सन। वैसे यहाँ पे ज़्यादा जो परफेक्ट वर्ड होता वो राजा ही होता। ही वॉज अ काइंड हार्टेड किंग, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, इस चीज़ को समझो, वह एक सुप्रसिद्ध राजा था, यानी ही वॉज अ वेल रिनाउंड, वेल रिनाउंड, रिनाउंड RENOWNED, ही वॉज अ वेल रिनाउंड किंग। किंग दिख रहा है आप लोगों को लिखा हुआ, किंग दिख रहा है, ठीक है, वेरी गुड। तो ही वॉज अ वेल रिनाउंड किंग। अब दरअसल मेरा इरादा क्या था, तुम्हें एक वर्ड सिखाने का था कि कोई भी अगर सुप्रसिद्ध हो तो उसे हम वेल रिनाउंड कहते हैं, ठीक है। यानी सुप्रसिद्ध को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सुप्रसिद्ध। देखो हम यहीं पे लिखते जा रहे हैं, तुम्हें भी लिख लेना है, छोड़ना कुछ नहीं है। सुप्रसिद्ध, वेल रिनाउंड, वेल रिनाउंड RENOWNED, वेल रिनाउंड। वेल रिनाउंड का मतलब सुप्रसिद्ध, ठीक है। वेल रिनाउंड, वो कैसा राजा था, बहुत ही वेल रिनाउंड था। वेल रिनाउंड क्या क्या हो सकता है, बहुत सारी चीज, इंस्टीट्यूशन भी वेल रिनाउंड होते हैं, है ना। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी इज अ वेल रिनाउंड यूनिवर्सिटी, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी इज वेल रिनाउंड यूनिवर्सिटी, है ना, यानी सुप्रसिद्ध है, जो भी है वेल रिनाउंड है, ठीक है। हम इसे व्यक्ति के लिए भी प्रयोग करते हैं, इंस्टीट्यूशन के लिए भी प्रयोग करते हैं। चलो आगे देखो, मेरा इरादा क्या था, मेरा इरादा तुम्हें ये शब्द सिखाने का कि सुप्रसिद्ध को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वेल रिनाउंड कहते हैं। तो ही वॉज अ वेल रिनाउंड किंग, है ना। अगला है कि उसके राज्य में गरीबी नहीं थी। ये क्या है, देखो मैंने तुम्हें कहा कि मैं तुम्हें छोटे छोटे शब्द सिखा रहा हूं, है ना, छोटे छोटे शब्द, छोटे छोटे लाइन बनाना सिखा रहा हूं, ठीक है। सेंटेंस मेकिंग बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तुम अंग्रेजी सीख रहे होते हो तो तुम्हें यही चीज़ें तो करना होता है ना, बढ़िया बढ़िया वर्ड सीखना होता है। अब है कि उसके राज्य में उसके राज्य में गरीबी नहीं थी। अब गरीबी नहीं थी, है ना, उसके राज्य में की तो अंग्रेजी मैं आगे भी लिख सकता हूं, पीछे भी लिख सकता हूं, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन गरीबी नहीं थी, अगर गरीबी थी तो अंग्रेजी क्या बनता, देयर वॉज पॉवर्टी होता। गरीबी नहीं थी तो देयर वॉज नो पॉवर्टी, देयर से ये सेंटेंस बनेगा, ठीक है। यानी उसके राज्य में गरीबी नहीं थी तो देयर वॉज नो पॉवर्टी। अच्छा, मैंने नॉट क्यों नहीं लगाया, पॉवर्टी इन हिज किंगडम। देखो इन हिज किंगडम, इन हिज किंगडम, हमने किंगडम क्यों लिखा है, किंगडम इसलिए लिखा है, राज्य यहाँ पे स्टेट क्यों नहीं लिखा। देखो स्टेट जो शब्द है STATE, स्टेट का मतलब ही राज्य होता है, लेकिन वो लोकतांत्रिक राज्य के लिए हम स्टेट शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो राजतंत्र का होता है, जहाँ पे मोनार्की होता है, वहाँ पे हम किंगडम शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी देयर वॉज नो पॉवर्टी इन हिज किंगडम, यानी तुम एक यहाँ पे ये वर्ड सीख रहे हो कि किंगडम का मतलब क्या होता है, राज्य। कौन सा राज्य, वो मोनार्की वाला, यानी जहाँ पे राजा होता है। लेकिन जहाँ पे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होते हैं, अगर ऐसा कुछ रहता तो वहाँ पे हम किंगडम नहीं लिखते, वहाँ पे हम क्या लिखते, वहाँ पे हम लिखते, क्या लिखते, राज्य लिखते, यानी स्टेट लिखते, है ना। मेरी बात समझ, अगर जहाँ पे प्रधानमंत्री होता है, जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है तो और राज्य शब्द आ गया, ठीक है, तो वहाँ पे तो हम बिल्कुल, जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पे तो हम बिल्कुल किंगडम लिखेंगे। लेकिन जहाँ पे डेमोक्रेसी है और राज्य शब्द का बात करना है तो वहाँ पे हम स्टेट लिखेंगे, STATE। खैर चलो, तो देयर वॉज नो पॉवर्टी, यहाँ पे हमने नॉट नहीं लगाया क्योंकि इसमें कोई संख्या नहीं है और कोई शब्द नहीं दिया हुआ, मैंने बताया है। यानी जो भी चीज़ें मैं लिमिटेड चीज़ें तुम्हें पढ़ाया हूँ उसी पे मैंने एक स्टोरी लिखा है ताकि तुम लोग स्टोरी लिखना सीख जाओ। खैर, देयर वाज नो पॉवर्टी इन हिज किंगडम। चलो
उसके राज्य में गरीबी नहीं थी, देयर वॉज नो पॉवर्टी इन हिज किंगडम। ठीक है, अब मैं इसे मिटा दे रहा हूं, तुम सीखते जाओ कि राज्य को क्या कहते हैं, सब नोट करते जाना। सारे लोग उसके राज्य में खुश थे, सारे लोग उसके राज्य में खुश थे। सारे लोग का मतलब यहाँ क्या हुआ, देखो लोग, अब यहाँ पे एक वर्ड है लोग का मतलब तो तुम पीपल जानते हो, बिल्कुल सही जानते हो, लेकिन फिर यहाँ पे भी वही एक टर्म आ जाता है कि जब जो स्टेट होता है, जहाँ पे डेमोक्रेसी होता है, वहाँ के जो लोग होते हैं उनको पीपल कहा जाता है। लेकिन जहाँ पे राजतंत्र होता है, ठीक है, वहाँ के लोगों को सब्जेक्ट कहा जाता है। सब्जेक्ट माने जनता, यानी प्रजा जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो देयर वाज नो पॉवर्टी इन हिज किंगडम, यानी सारे लोग, तो यहाँ पे सारे लोग का मतलब ऑल द पीपल होगा, नहीं, ऑल द पीपल लिखना सही नहीं होगा, तो ऑल द सब्जेक्ट्स, क्योंकि ये राजा का राजतंत्र वाला है। ऑल द सब्जेक्ट्स क्या थे, खुश थे। ऑल द सब्जेक्ट्स वर हैप्पी, उसके राज्य में ऑल द सब्जेक्ट्स वर हैप्पी इन हिज किंगडम, इन हिज किंगडम। देखो यहाँ पे इन हिज किंगडम। अब यहाँ पे एक बात को समझना पड़ेगा तुम्हें। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, ये लिख लो। सब्जेक्ट का दो मतलब होता है, तुम्हें मालूम है। सब्जेक्ट का मतलब विषय भी होता है, प्रजा भी होता है। प्रजा, लोग या विषय जो पढ़ते हो ना, सब्जेक्ट इंग्लिश हिंदी, और टॉपिक भी होता है। सब्जेक्ट, विषय, किस सब्जेक्ट पे हम बोल रहे हैं, वो किस सब्जेक्ट पे बोलेगा, इस तरीके से। तो ऑल द सब्जेक्ट्स वर हैप्पी इन हिज किंगडम, ऑल द सब्जेक्ट्स वर हैप्पी इन हिज किंगडम। तो सब्जेक्ट का मतलब प्रजा हो गया। ऑल लगाया तो सब्जेक्ट्स लिखना पड़ेगा, ऑल तो प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पे मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना। अब है कि राजा बहुत उदार था, उसके राज्य में खुश थे सभी लोग। राजा बहुत उदार था। अब राजा बहुत उदार था माने द किंग, देखो जीरो वर्ब लग रहा है यहाँ पे। द किंग वॉज वेरी, तुम काइंड भी लिख सकते हो, तुम लीनियंट भी लिख सकते हो। द किंग वॉज वेरी लीनियंट, LENIENT, लीनियंट। यानी देखो मैं तुम्हें उदार की अंग्रेजी बता रहा हूं, उदार का और क्या क्या अंग्रेजी हो सकता है। देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, उदार की अंग्रेजी मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। ये और भी अंग्रेजी तुम क्या क्या लिख सकते हो, लीनियंट हो गया। और दूसरा जो वर्ड तुम उदार के लिए लिख सकते हो, वो लिख सकते हो लिबरल। क्या लिख सकते हो, LIBERAL, लिबरल। लिबरल मतलब भी उदार होता है, ठीक है। तुम काइंड भी लिख सकते हो, तुम जेनरस भी लिख सकते हो, ठीक है। तुम काइंड लिख सकते हो KIND, और जेनरस भी लिख सकते हो GENEROUS। तुम तीन शब्द यहाँ पे लिख सकते हो, लिबरल, काइंड, जेनरस, और एक तो तुमने लीनियंट लिखा ही लिखा। यानी दरअसल मेरा इरादा है तुम इन शब्दों को सिखाने का, मेरा और कोई इरादा नहीं है। इसको जेनरस पढ़ेंगे, मेरा इरादा क्या है, शब्दों को सिखाने का। तो द किंग वॉज वेरी लीनियंट, राजा कैसा था, वो लीनियंट था, उदार था, काइंड था, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग। वह अपने प्रजा के प्रति बहुत संवेदनशील था, ये भी वही वाला बात हो गया जीरो वर्ब का। ही वॉज वेरी सेंसिटिव, ही वॉज वेरी सेंसिटिव, सेंसिटिव, सेंसिटिव माने संवेदनशील, किसके प्रति, टुवर्ड्स हिज सब्जेक्ट्स, टुवर्ड्स हिज सब्जेक्ट्स। देखो यहाँ पे ही वॉज वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स हिज सब्जेक्ट्स, प्रजा के प्रति, है ना। तो ही वॉज वेरी सेंसिटिव। अब यहाँ पे तुमको एक शब्द मिला कि नहीं, सेंसिटिव। सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, सेंसिटिव का मतलब संवेदनशील, यानी जिसमें संवेदना हो, संवेदनशील, है ना। और संवेदनहीन का अंग्रेजी सीखो, उल्टा वाला। अगर क्रूर राजा रहता तो क्या मैं लिखता, सेंसिटिव लिखता, बिल्कुल नहीं लिखता। तब मैं उसके बारे में इनसेंसिटिव लिखता। क्या लिखता, इनसेंसिटिव। बस सेंसिटिव की स्पेलिंग में इन लगा दो, ठीक है। असंवेदनशील, असंवेदनशील, क्लियर हो गया। लेकिन राजा क्या था, राजा सेंसिटिव था, इनसेंसिटिव नहीं था। तो ये तुम्हें
एक नया वर्ड तुमको सीखने को मिला, ठीक है, असंवेदनशील। बस तुम्हें क्या यूज करना है राजा के लिए, सेंसिटिव। यहाँ पे सेंटेंस को सीखो कि ही वॉज वेरी सेंसिटिव टूवर्ड्स हिज सब्जेक्ट्स, वह अपने प्रजा के प्रति बहुत ज़्यादा क्या था, वो बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील था। अगला है उसके राज्य में खुशहाली थी, ठीक है ना, क्या है अगला, उसके राज्य में खुशहाली थी। तो ये मैं मिटा दूं, सेंसिटिव और इनसेंसिटिव लिख लिया आप लोगों ने। तो देखो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, देखो है ना, सब सही है, क्या है, ये नीचे नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, इनसेंसिटिव मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इनसेंसिटिव, ठीक है, असंवेदनशील, असंवेदनशील, ठीक है, अब ठीक हो गया, अब आ रहा है, वेरी गुड। तो मैं इसे देखो, संवेदनशील और असंवेदनशील, ये हमें यहाँ पे नहीं लिखना है, ये हमें केवल मैंने जानकारी के लिए तुम्हें बताया, तुम्हें क्या लिखना है, सेंसिटिव लिखना है, ठीक है, ये लिखना नहीं है ना, लेकिन कोई बात नहीं। चलो अब मैं इन्हें मिटा रहा हूँ, अब अगला पड़ाव क्या है, अगला सेंटेंस को हम ले रहे हैं, ठीक है। अगला सेंटेंस क्या है, उसके राज्य में खुशहाली थी, उसके राज्य में खुशहाली थी, यानी देयर वॉज हैप्पीनेस, देयर से बन रहा है, देयर वॉज हैप्पीनेस, देयर वॉज हैप्पीनेस इन हिज किंगडम, इन हिज किंगडम, देयर वॉज हैप्पीनेस इन हिज किंगडम, किंगडम, हैप्पीनेस माने खुशहाली, ये वर्ड को सीखो। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, खुशहाली को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, खुशहाली को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, हैप्पीनेस कहेंगे, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है, खुशहाली, हैप्पीनेस माने खुशहाली की अंग्रेजी क्या होगी, हैप्पीनेस, और खुशी की अंग्रेजी हैप्पी, खुशी अलग वर्ड और खुशहाली अलग वर्ड, खुशी के लिए हैप्पी और खुशहाली के लिए हैप्पीनेस। आगे हम लोग देखते हैं, चलते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। तो सारी प्रजा उसे इज्जत करती थी, ये बिल्कुल पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है ना, ये लाइन दिख रहा है इसके नीचे, सारी प्रजा उसे इज्जत करती थी, सारी प्रजा माने ऑल द सब्जेक्ट्स, ये पास्ट इंडेफिनिट का है, सॉरी ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, था थी, सारी प्रजा, ऑल द सब्जेक्ट्स, ये दिख रहा है नीचे आप लोगों को, ऑल द सब्जेक्ट्स रिस्पेक्टेड, ऑल द सब्जेक्ट्स रिस्पेक्टेड हिम, दिख रहा है, ऑल द सब्जेक्ट्स रिस्पेक्टेड हिम, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है कि राजा अपनी प्रजा का ख्याल रखता था, राजा जो था अपनी प्रजा का ख्याल रखता था। अब यहाँ पे आप वर्ड सीखेंगे, ख्याल रखने की क्या अंग्रेजी होती है, तो राजा यानी द किंग, देखो ख्याल रखना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, देखो मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ और लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, ख्याल रखना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ध्यान से समझना, ख्याल रखना को अंग्रेजी में कहते हैं, ख्याल रखना या किसी का ख्याल करना, ख्याल रखना को टेक केयर, और जिसका तुम ख्याल रखोगे या कोई भी रखेगा उस टेक केयर ऑफ, उसका अंग्रेजी ऑफ के बाद होगा। प्रजा का ख्याल रखता था राजा, तो टेक केयर ऑफ का जो भी फॉर्म लगेगा, इसका सेकंड फॉर्म टू केयर ऑफ हो जाएगा और थर्ड फॉर्म टेकन केयर ऑफ हो जाएगा, लिखते जाइए टेकन केयर ऑफ, ठीक है ना, टेकन केयर ऑफ। तो सेंटेंस को जरा समझिए, मैं थोड़ा सा इसे ऊपर से मिटा दूं क्या, क्योंकि भर गया है पूरा, है ना, तो मैं ऊपर से इसको मिटा रहा हूं। अब सेंटेंसेस पूरा का पूरा मैं ऊपर में ही शिफ्ट कर दूंगा, लिखूंगा सारा चीज़ को, है ना, थोड़ा सा देखिएगा समझ करके, ये बहुत अच्छा पैसेज होने जा रहा है। तो मैंने क्या आपको लिखाया कि ख्याल रखना को टेक केयर कहते हैं। द किंग किसका ख्याल रखता था, सेंटेंस क्या है, राजा अपनी प्रजा का ख्याल रखता था। द किंग टुक केयर ऑफ, ध्यान से देखिए आप लोग, टुक केयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, देखिए यहाँ पे हिज सब्जेक्ट्स, यानी क्या मतलब हुआ, द किंग टुक केयर ऑफ, मैंने बोला कि जिसका भी ख्याल रखा जाएगा उसका अंग्रेजी ऑफ के बाद, जैसे मैं कहूं कि मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूं, ताहती है मैं, तो आई टेक केयर ऑफ यू, ठीक है, हमारे माता पिता हमारा ख्याल रखते हैं, तो आवर पेरेंट्स टेक केयर ऑफ अस, तो उसी तरीके से यहाँ है द किंग टुक केयर ऑफ
हिज सब्जेक्ट्स। टुक इसलिए क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में है। क्लियर हो रहा है? अगला है, एक बार एक आक्रांता ने उसके राज्य पर आक्रमण किया। वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक बार, इस चीज को सीख लीजिए। वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है। एन इन्वेडर, एन इन्वेडर, इन्वेडर का मतलब क्या होता है? इन्वेडर का मतलब आक्रांता, किया, आक्रमण कर दिया। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, एक बार। तो ये सब जो आलतू फालतू जो चीजें नहीं आती, इसको शुरू में लिखते हैं हम लोग या तो अंतिम में हम लोग लिखते हैं। हमेशा एक बात को याद रखना, तो डरना नहीं, बड़ा बड़ा सेंटेंस है, तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यू कैन डू इट ऑन योर ओन, तुम इसे खुद से कर सकते हो। तो वंस अपॉन अ टाइम एन इन्वेडर, एक बार का अंग्रेजी मैंने लिख दिया तुम्हें, वंस अपॉन अ टाइम। तुम्हें यहीं पे सीख लेना है, अलग से पहले सीखो तुम इसको, कि वंस अपॉन ए टाइम का मतलब होता है ना, वंस अपॉन अ टाइम का मतलब एक बार, देखा है ना, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, तो वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक बार। एक ये वर्ड तुमने सीखा। दूसरा तुम सीखने जा रहे हो कि आक्रांता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। आक्रांता पहले कहते हैं किसे, इसे भी जानो। आक्रमणकारी को हम आक्रांता कहते हैं, जो आक्रमणकारी लोग होता था, ठीक है, किसी दूसरे के राज्य को हड़पने के लिए जो पूरा ये करता था, तो आक्रांता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इन्वेडर कहते हैं। देखो मैंने लिखा है इन्वेडर। तो वंस अपॉन अ टाइम, एक बार, आक्रांता, इन्वेडर। समझ में आ रहा है? सेंटेंस क्या है हमारा, कहता है एक बार एक आक्रांता ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया। तो वंस अपॉन अ टाइम एन इन्वेडर अटैक्ड, अटैक माने आक्रमण करना, तो अटैक का सेकंड फॉर्म अटैक्ड हो जाएगा। ऊपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो वंस अपॉन अ टाइम एन इन्वेडर अटैक्ड हिज किंगडम। अब एक बात और जान लो, यहां पे हमने ऑन नहीं दिया है, मालूम क्यों नहीं दिया है? जब हम अटैक शब्द का प्रयोग जो है ना वर्ब के रूप में करते हैं, तब हम ऑन नहीं देते हैं, ठीक है। तुम यहां पे एक चीज और सीख रहे हो, और वो क्या सीख रहे हो सो सुनो। तुम ये सीख रहे हो कि अटैक का मतलब आक्रमण करना होता है, ATTACK, अटैक माने आक्रमण करना। अच्छा, और सेकेंड फॉर्म में ईडी होता है, थर्ड फॉर्म ईडी होता है, तुम ये भी सीख रहे हो। सब उतारते जाओ तुम लोग। तो सेंटेंस क्या है, एक बार देखो, जो बना दिए उसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है ना। तो एक बार एक आक्रांता ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया, यहां तक तो बन गया। वंस अपॉन अ टाइम एन इन्वेडर अटैक्ड हिज किंगडम, सारी प्रजा ने उस आक्रांता का मुकाबला किया। ये सब पास्ट इंडेफिनिट में, सारी प्रजा ने, तो सारी प्रजा ने, है ना। देन ऑल द सब्जेक्ट्स, यहां पे क्या लिखेंगे, ऑल द सब्जेक्ट्स। दिख रहा है आप लोगों को लिखा हुआ कि नहीं दिख रहा है? ऑल द सब्जेक्ट्स दिख रहा है, वेरी गुड। तो ऑल द सब्जेक्ट्स, देखो अब इसे मैं मिटा दे रहा हूं क्योंकि तुम इसका काम हो गया है ना। एकदम नोट करना सभी चीजों को, इसको पूरा प्रैक्टिस करना इंग्लिश हिंदी, तभी आएगा। क्या कहता है कि सारी प्रजा ने उस आक्रांता का मुकाबला किया। ऑल द सब्जेक्ट्स, है ना, ग्रैपल्ड विद, GRAPPLED, ग्रैपल्ड विद उस आक्रांता, यानी डैट इन्वेडर, डैट इन्वेडर। अब यहां पे एक चीज तुमको समझ में आया, ग्रैपल विद। ग्रैपल विद का बेसिकली मतलब क्या होता है, मुकाबला करना, यानी मुकाबला करना या सामना करना। मुकाबला करना को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, ग्रैपल विद कहते हैं, GRAPPLE, ग्रैपल विद। अच्छा, सेकेंड फॉर्म में क्या हो जाएगा, इसी में डी आ जाएगा, और थर्ड फॉर्म में इसी में डी। तो देखो यहाँ पे हमने डी लगा दिया सेकेंड फॉर्म में, तो ग्रैपल विद हो गया, मुकाबला करना। तुम चाहते तो सामना करना या मुकाबला करना, तुम इसको चाहते तुम कोप विद भी लिख सकते थे, तुम चाहते तो फेस भी लिख सकते थे, ठीक है, तुम बिल्कुल लिख सकते थे। ये सब तुम्हें सीखना पड़ेगा, ठीक है, कि कोप विद का मतलब ही सामना करना, फेस माने भी सामना करना। ये सब एक चीज लिखना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। और क्या तुम कर सकते थे, और कौन सी अंग्रेजी लिख सकते थे तुम, बता रहा हूं मैं। और तुम कन्फ्रंट लिख सकते थे, CONFRONT, कन्फ्रंट। इसके सेकेंड फॉर्म में डी हो जाएगा, थर्ड फॉर्म में डी हो जाएगा, और इसमें ईडी हो जाएगा, थर्ड फॉर्म में ईडी हो जाएगा। मैं सब कुछ, इवन वर्ब का फॉर्म भी मैं तुम्हें बता रहा हूं कि वर्ब का क्या फॉर्म होगा,
समझ में आ रहा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीखना, और अंग्रेजी अगर सीखना चाहते हो तो यही तरीका है अंग्रेजी सीखने का। इससे बढ़िया तरीका और क्या हो सकता है? तुमने एक बार में कितने वर्ड सीखे? 4 वर्ड सीखे। मान लो फेस तुम्हें आता होगा तो ग्रैपल भी सीखे, कोप भी सीखे, फेस सीखे, कन्फ्रंट सीखे, सबका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म भी मैंने तुम्हें बता दिया, मुकाबला किया। ठीक है, अब हम आते हैं पूरा सेंटेंस क्या है मुकाबला किया तक। अंततः वह आक्रांता भाग गया, यही सेंटेंस है ना, अंततः यही बचा ना, अंततः वह आक्रांता भाग गया, यही बचा ना, अंततः। अंततः को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंततः को अंग्रेजी में कहते हैं फाइनली या अल्टीमेटली। फाइनली वह आक्रांता यानी दैट इन्वेडर, ठीक है, फाइनली दैट इन्वेडर एस्केप्ड, ESCAPED, एस्केप्ड। तुम यहाँ पे 2 अंग्रेजी सीख रहे हो, बहुत कई चीजें तुम यहाँ पे सीख रहे हो, मैं इसे मिटा दे रहा हूं। क्या सीख रहे हो सो मैं तुम्हें बता रहा हूं, सुनो। यहां पे तुम मतलब अंततः के लिए अंग्रेजी क्या होगा? फाइनली, अंततः, अंततः मतलब फाइनली। और अंग्रेजी क्या हो सकता है अंततः के लिए? अल्टीमेटली। तुम्हें दोनों याद करना पड़ेगा, ये नहीं कि ये वो याद कर लिए, नहीं, अल्टीमेटली ये तुम्हें दोनों याद करना पड़ेगा, ULTIMATLY, अल्टीमेटली या फाइनली। उसके बाद क्या है? इन्वेडर एस्केप, भागना, ठीक है। भागना के लिए शब्द है एस्केप, ESCAPE, एस्केप, सेकेंड फॉर्म में D, थर्ड फॉर्म में D। तो वो क्या कर गया? वो भाग गया। अब अंतिम का जो सेंटेंस है वो है कि राजा बहुत खुश हुआ, यही है सेंटेंस ना, राजा बहुत खुश हुआ। अब इसको बनाओ, ठीक है, देखो राजा बहुत खुश हुआ। अब एक सेंटेंस है तो चलो अब एक ही सेंटेंस बचा है तो पूरा का मुटा दिए। अंतिम सेंटेंस क्या बचा है? राजा बहुत खुश हुआ, तो मैं इसे मिटा दूं, आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है। राजा बहुत खुश हुआ, द किंग बिकेम वेरी हैप्पी, बहुत खुश हुआ तो वेरी हैप्पी। अब यहां पे आप समझ गए खुश होने का अंग्रेजी क्या हुआ। देखिए बिकम का मतलब तो ऐसे होना होता है, सीखिए इस चीज को, होना या बनना भी होता है। एक वर्ड को आप सीखते जाइए। बिकेम, खुश हुआ तब बिकेम हैप्पी, ठीक है। ये अपना छोटा सा वर्ड है, हम लगा दिए, निकल गए, ठीक है। एक साधारण ऑर्डिनरी वर्ब मैंने यहाँ पे प्रयोग किया है, दैट इज ओके, कोई बात नहीं। लेकिन अगर खुश होना का और लिखना होता तो हम क्या लिखते? देखो खुश होना का एक अंग्रेजी तो मैंने तुम्हें लिख दिया। खुश होना को अंग्रेजी में हम कहते गेट हैप्पी भी कह सकते थे। सेकेंड फॉर्म में क्या हो जाएगा? गॉट। तुम्हें सब कुछ सीखना है, ये नहीं है कि तुम्हें केवल एक वर्ड सीख लेना, नहीं। अंग्रेजी में यही तो बात है। मान लो वो वर्ड तुम्हारे दिमाग में नहीं आया, तुम्हें कहीं बोलना होगा तो दूसरा वर्ड दिमाग में आएगा ना। इसीलिए एक वर्ड का 4-5 वर्ड याद रखना चाहिए, कम से कम 3 तो जरूर। खुश होना का गेट हैप्पी, तुम गेट प्लीज्ड भी लिख सकते हो, गेट प्लीज्ड। ये प्लीज्ड है, ये कुछ सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं है, ये प्लीज्ड अपने आप में ही वर्ड है जिसका मतलब होता है खुश। सेकंड फॉर्म गॉट प्लीज्ड हो जाएगा। देखो गेट का हो रहा है गॉट प्लीज्ड, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, ठीक है। ये यानी खुश होना। तो तुम चाहते तो गेट हैप्पी से भी बना सकते थे और गेट प्लीज से भी बना सकते थे, और तुम चाहते तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। देखा आप लोगों ने किस तरीके से मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें पढ़ाया है, और उम्मीद है कि आप लोग इसका खूब प्रैक्टिस करेंगे। और इतना ही नहीं, इन चीज़ों को आप लोग क्या करेंगे कि जब आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो इसी तरीके का जो कुछ स्टोरी एक ज़रूर आप लोग लिखेंगे, भले आप 5 लाइन का ही लिखें, 10 लाइन का ही लिखें, ठीक है। आप लोगों से मेरा यही अपील है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के एक स्टोरी लिखें, 5 लाइन का, 10 लाइन का, ठीक है। थैंक यू।